नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 3 अधिनियम की, जिसमें पहला 1873 का अधिनियम, दूसरा 1876 का अधिनियम और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आशा करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि आप इसकी PDF अवेलेबल कराइए। PDF तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी चूँकि नोट्स मेरे अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक सजेशन है कि आप PDF ना मांगें, अपने आप नोट्स बनाएं। जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी करें। जो लाइंस मैं बोलता हूँ आपको समझाते समय, उनमें से कुछ लाइन पिक करें और वो लिखें। तो जब नोट्स आपके द्वारा खुद के लिखे हुए होंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1873 का अधिनियम। देखिएगा, 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1858 में जब क्रांति समाप्त होती है तो मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और व्यापारिक कार्य पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो चूँकि भारत में अब भारत का जो शासन है ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया है, जिसमें गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय कर दिया गया है और एक नया पद भारत सचिव बना दिया गया है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मतलब नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में औपचारिक रूप से ख़त्म करने की घोषणा की जाएगी। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1873 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया। उपबंध का मतलब है कि यह क्लॉज डाला गया, यह एक लाइन डाली गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो वही किया गया कि 1873 के अधिनियम के आधार पर 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई भी कंपनी नहीं रहेगी, ना ही व्यापार करेगी, ना ही प्रशासन करेगी, क्योंकि व्यापारिक कार्य पहले ही समाप्त कर दिए गए थे और प्रशासनिक कार्य जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अब ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रह गए थे। तो 1873 के अधिनियम ने क्या किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। अगला है शाही उपाधि अधिनियम। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? तो शाही उपाधि अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि विधिवत तरीके से। हालांकि 1858 के एक्ट के द्वारा इससे पहले ये हो चुका था कि भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया था, लेकिन अब एक अधिनियम के माध्यम से भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 शाही उपाधि अधिनियम। अब देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में अगर आप जाएँ तो इससे पहले आपको एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट भारत के इतिहास में हुई है, उसमें थोड़ा सा आपको 1892 के अध्ययन से पहले उस घटना को आपको समझना होगा। वर्ष 1885 में आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप INC के नाम से जानते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसको कांग्रेस नाम दिया गया। 1885 में एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक ऑफिसर था, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना की अंग्रेज ने की थी और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन यानी कि कांग्रेस एक संस्था बना दी गई है। कांग्रेस क्यों बनाई गई इसके बारे में चर्चा मैं आपसे इतिहास में करूंगा कि लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वाइसराय थे, उनके दिमाग की उपज थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक चाल थी। चाल इस तरह से थी कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को डर था कि दोबारा कभी ऐसा ना हो कि भारत में फिर कोई विद्रोह भड़क उठे। तो अंग्रेज़ों ने एक ऐसी संस्था का निर्माण कराना चाहा जिस संस्था में होंगे तो भारतीय लोग, लेकिन अंग्रेज़ उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, या अंग्रेज़ उनको एक तरह से उनकी आवा भगत करेंगे तो वो अंग्रेज़ों की भाषा बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी है और वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो जनता की आवाज़ तो वैसे भी दब जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना की गई। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वाइसरॉय थे और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। भारतीय इतिहास की जब बात करेंगे तब इसको बहुत कायदे से समझेंगे, लेकिन चूंकि अभी हमें बात करनी है
भारत परिषद अधिनियम 1892 की, तो ये समझना जरूरी है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के आने से पहले इन द ईयर 1885 कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। किसने किया? एक रिटायर्ड ICS अधिकारी AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन कांग्रेस का होना था पुणे में, लेकिन हुआ बम्बई में। बम्बई में होने का रीज़न ये था कि पुणे में उस समय प्लेग फैल गई थी और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी साहब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला अधिवेशन 1886 में होता है, इसके अध्यक्ष बनेंगे आपके दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगले अध्यक्ष 1887 बनेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, टोटल तीसरे अध्यक्ष थे 1887 में। और 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो बने आपके जॉर्ज यूले, जो कि पहले यूरोपीय थे या कह सकते हैं पहले क्रिश्चियन थे, जॉर्ज यूले। तो पहले 4 अधिवेशन कांग्रेस के हो चुके हैं और कांग्रेस के अंदर से अब ये बात निकल के आ रही है कि किसी तरह सरकार पर दबाव बनाया जाए कि सरकार में भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, सरकार को भारत के लोगों को सरकार में शामिल किया जाए। तो इतना आपने समझा 1873 का अधिनियम, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसके बाद 3 अधिवेशन और होंगे, 1889 में होगा, एक 1890 में होगा और 1891 में होगा। इनके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे एक खास बात क्या होगी कि इन तीनों अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की, कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि जो सरकार चल रही है, सरकार केंद्र में यानी कलकत्ता की सरकार, वायसराय कहाँ बैठता है? कलकत्ता में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल का अस्तित्व 1905 में आया, बात करेंगे जब बंगाल का विभाजन किया गया है। तो केंद्र सरकार कलकत्ता में थी, जहाँ कौन बैठता था? वायसराय, ठीक है ना। और दूसरी सरकार राज्य में थी, राज्य में कौन बैठता था? गवर्नर, हर राज्य का गवर्नर हुआ करता था। तो वायसराय की अपनी परिषद थी, बता चुका हूँ मैं आपको कि वायसराय को शासन के कार्यों में हेल्प करने के लिए एक परिषद थी। लॉर्ड कैनिंग ने अपनी परिषद के सदस्यों को डिपार्टमेंट बांटे थे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई थी, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा राज्य में गवर्नर थे, तो इनकी भी अपनी परिषद हुआ करती थी और ये राज्य में गवर्नर को शासन के कार्यों में हेल्प किया करते थे। तो अब आपने समझा कि सरकार किस तरह से थी। टोटल एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसका हेड वायसराय था और एक बंदा और था भारत सचिव, जो लॉर्ड स्टैनले थे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मेन भारत वायसराय था। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो कलकत्ता में थी, उसके अलावा राज्यों में गवर्नर हुआ करते थे, जिनकी अपनी परिषद होती थी। तो कांग्रेस ने इन तीनों अधिवेशन में यह डिमांड की कि वायसराय की परिषद में और राज्यों में गवर्नर की परिषद में, यानी कि केंद्रीय परिषद, वायसराय की परिषद क्या कहलाएगी? केंद्रीय परिषद। और प्रांतीय परिषद, प्रांत में जो गवर्नर की परिषद है वो क्या कहलाएगी? प्रांतीय परिषद। इनमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, इनमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस चाहती थी कि शासन में भारत के लोग शामिल हों। कानून बनाने की प्रक्रिया में तो भारत के लोगों को पहले भी शामिल किया जा चुका था, 1861 के अधिनियम से मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ इनकी कोशिश थी कि सरकार जो अंग्रेज चला रहे हैं उसमें भारत के लोगों को शामिल किया जाए। तो कांग्रेस के इन 3 अधिवेशनों के आधार पर, इन तीनों अधिवेशनों में कांग्रेस ने जो डिमांड की, डिमांड क्या थी कि केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में भारत के लोगों को शामिल किया जाए। तो इन तीनों अधिवेशनों में कांग्रेस की डिमांड के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। परिषद अधिनियम आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड यही थी कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में भारत के लोगों को शामिल किया जाए। तो अब देखिएगा लाइन क्या लिखी हुई है आपके सामने। भारत परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं INC के 1889, 1890, 1891 यानी कि 1889, 1890 एंड 1891 के 3 कंसेक्यूटिव जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इनकी, इसमें जो स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर बनाया गया था कि कांग्रेस के लोगों ने जो प्रस्ताव हर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किए थे। कांग्रेस का जब भी अधिवेशन होता है या किसी भी पार्टी का अधिवेशन होता है या उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, तो कांग्रेस के सदस्य कोई ना कोई प्रस्ताव रखते थे कि ऐसा किया जाना चाहिए, और अगर वो प्रस्ताव
बहुमत से पारित हो जाता था तो वो प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाता था। तो यही प्रक्रिया थी कि इन तीनों अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पारित हुए उसके आधार पर यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में क्या किया, इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय परिषद वायसराय की परिषद और प्रांतीय परिषद कौन सी, गवर्नर की परिषद जो हर प्रांत का गवर्नर है, प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाया जाना था। कि एक्स्ट्रा इसमें कौन से गैर सरकारी सदस्य, कि जो वायसराय की परिषद है और जो प्रांतों में गवर्नर की परिषद है उसमें गैर सरकारी मेंबर्स को बढ़ाया जाए। गैर सरकारी मेंबर्स कौन होंगे, वो इंडियंस होंगे, और जिससे कि सरकार चलाने में और कानून बनाने में भारतीयों का थोड़ा सा ज़्यादा योगदान है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है ना। इस अधिनियम ने, किसने, भारत परिषद अधिनियम 1892 ने यह एक प्रावधान किया, ये व्यवस्था की कि जो केंद्रीय विधान परिषद है यानी कि जो वायसराय की परिषद है उसमें कम से कम 10 और मैक्सिमम 11 मेंबर आप बढ़ा सकते हो। निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की विशेषता थी, याद रखना। निर्वाचन पद्धति क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जो गैर सरकारी मेंबर्स इन परिषदों में आएंगे, गैर सरकारी मेंबर्स इन परिषदों में जब शामिल किए जाएंगे, चाहे वो वायसराय की परिषद में चाहे वो राज्यों में गवर्नर की परिषद में शामिल किए जाएंगे, तो उनके लिए निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, इनडायरेक्ट। जनता वोट नहीं करेगी लेकिन और लोगों के वोटों के माध्यम से जो विभिन्न पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो नॉमिनेट करेंगे कि ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो हर एक बंदा कह देगा कि मुझे सरकार में शामिल कर लो, मुझे वायसराय की परिषद में शामिल कर लो या मुझे गवर्नर की परिषद में शामिल कर लो। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि सेंट्रल जो काउंसिल थी, इसकी विधान परिषद थी केंद्रीय वाली, उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर्स आप बढ़ा सकते हैं। राज्यों में संख्या निर्धारित नहीं थी, है ना। राज्यों की जो गवर्नर की परिषद थी उसमें ये निश्चित नहीं था कि इतने, कम से कम इतने या मैक्सिमम इतने, वहाँ हर राज्य के हिसाब से अलग मैटर था। लेकिन सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें ये कर दिया गया था इस अधिनियम ने कि मिनिमम 10 बढ़ा सकते हो और मैक्सिमम 16 बढ़ा सकते हो। और इन सदस्यों को शामिल करने के लिए निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया कि निर्वाचन पद्धति के द्वारा, अब देखिएगा अगला पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। यानी कि वायसराय की परिषद यानी कि केंद्रीय परिषद और राज्यों में गवर्नर की परिषद यानी कि प्रांतीय परिषद में जो लोग शामिल होंगे उनके लिए सीमित आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव शामिल किया गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो लोग उसमें शामिल होंगे, जनता वोट अभी नहीं करेगी। तो ध्यान रखने का, लेकिन इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। चुनाव शब्द का कोई प्रयोग, ये प्रक्रिया बता दी गई कि इन लोगों को इस परिषद में, चाहे वो प्रांत की परिषद हो चाहे सेंट्रल की हो, ऐसे शामिल किया जाएगा, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। एक बड़ी बात और हो गई कि परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति और आर्थिक नीति की समीक्षा। अब देखिएगा, जो भी परिषद है, चाहे वो वायसराय की परिषद है चाहे वो राज्यों में गवर्नर की परिषद है, इन परिषद के मेंबर पे काय के लिए, बजट पर बहस करने की। कौन से मेंबर, इन दोनों की जो परिषदें हैं, इन दोनों की परिषद वायसराय की सेंट्रल में है और गवर्नर की हर राज्य में है। इनकी अपनी अपनी परिषदें हैं, वायसराय की परिषद केंद्रीय परिषद और गवर्नर की परिषद प्रांतीय परिषद। इन परिषद में जो भारतीय सदस्य हैं, जितने भी भारतीय सदस्य हैं, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि जो बजट बनाया जाएगा इस पर आप बहस कर सकते हैं। बजट पर आप बहस कर सकते हैं। बजट पर बहस करने का बेनिफिट क्या है, बजट होता क्या है कि सरकार आने वाले साल का बताती है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इतना पैसा इस एरिया में खर्च करेंगे, इतना पैसा स्वास्थ्य पे, इतना पैसा शिक्षा पर, ये होता है ना बजट में कि इस क्षेत्र के इतना पैसा दिया गया है। तो भारत के जो मेंबर थे, इंडियन मेंबर्स जो वायसराय की और गवर्नर की परिषदों में थे, वो बजट पर बहस कर सकते थे कि भाई इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सरकार की आर्थिक नीति की, सरकार की क्या, जो अंग्रेज़ों की सरकार आर्थिक नीति जो भारत में जो अप्लाई कर रही है, जो आर्थिक कानून या आर्थिक तौर तरीके अपना रही है, उसकी समीक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत में बजट की व्यवस्था 1860 में प्रारंभ कर दी गई थी। 1860 में बजट का प्रारंभ भारत में हो गया था और यहाँ पे 1892 के अधिनियम के द्वारा परिषद के भारतीय मेंबर्स को बजट पर बहस करने की सुविधा, मतलब अधिकार दिया गया और सरकार की आर्थिक नीति की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया। तो आपने देखा 1873 का अधिनियम, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई।
इसके अलावा शाही उपाधि अधिनियम 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। और तीसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो कांग्रेस के 1889, 1890 और 1891 इन 3 अधिवेशनों में मांगी गई जो मांगें थी उनके आधार पर तैयार किया गया। मांग क्या थी कि वायसरॉय की परिषद में और प्रांतीय परिषद में क्या किया जाए, गैर सरकारी मेंबर्स या इंडियंस को शामिल किया जाए। तो ये प्रावधान किया गया कि सेंट्रल जो परिषद है, वायसरॉय की परिषद में मिनिमम 10 मैक्सिमम 16 मेंबर आप शामिल कर सकते हो, और प्रांतीय परिषदों में संख्या निश्चित नहीं थी। इन मेंबर्स को शामिल किया गया एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। इसके अलावा परिषद के मेंबर्स को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और सरकार की आर्थिक नीति की समीक्षा का अधिकार दिया गया। हालांकि बजट की शुरुआत भारत में 1860 में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन तब तक इस अधिनियम के आने से पहले तक भारत के लोगों को जो वायसरॉय की परिषद में या गवर्नर की परिषद में शामिल थे उनको इस पर बहस करने या उनकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं था। अब वो अधिकार भी प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ ये तीनों अधिनियम आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 3 अधिनियम की, जिसमें पहला 1873 का अधिनियम, दूसरा 1876 का अधिनियम और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आशा करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि आप इसकी PDF अवेलेबल कराइए। PDF तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी चूँकि नोट्स मेरे अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक सजेशन है कि आप PDF ना मांगें, अपने आप नोट्स बनाएं। जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी करें। जो लाइंस मैं बोलता हूँ आपको समझाते समय उनमें से कुछ लाइन पिक करें और वो लिखें। तो जब नोट्स आपके द्वारा खुद के लिखे हुए होंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1873 का अधिनियम। देखिएगा, 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1858 में जब क्रांति समाप्त होती है तो मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और व्यापारिक कार्य पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो चूँकि भारत में अब भारत का जो शासन है ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया है, जिसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसरॉय कर दिया गया है और एक नया पद भारत सचिव बना दिया गया है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मतलब नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में औपचारिक रूप से ख़त्म करने की घोषणा की जाएगी। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1873 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया। उपबंध का मतलब है कि यह क्लॉज डाला गया, यह एक लाइन डाली गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो वही किया गया कि 1873 के अधिनियम के आधार पर 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई भी कंपनी नहीं रहेगी, ना ही व्यापार करेगी, ना ही प्रशासन करेगी, क्योंकि व्यापारिक कार्य पहले ही समाप्त कर दिए गए थे और प्रशासनिक कार्य जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अब ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रह गए थे। तो 1873 के अधिनियम ने क्या किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। अगला है शाही उपाधि अधिनियम। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? तो शाही उपाधि अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि विधिवत तरीके से। हालांकि 1858 के एक्ट के द्वारा इससे पहले ये हो चुका था कि भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया था, लेकिन अब एक अधिनियम के माध्यम से भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 शाही उपाधि अधिनियम। अब देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में अगर आप जाएँ तो इससे पहले आपको एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट भारत के इतिहास में हुई है, उसमें थोड़ा सा आपको 1892 के अध्ययन से पहले उस घटना को आपको समझना होगा। वर्ष 1885 में आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप INC के नाम से जानते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसको कांग्रेस नाम दिया गया। 1885 में एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक ऑफिसर था, AO ह्यूम एलन
ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना के अंग्रेज ने की थी और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन यानी कि कांग्रेस एक संस्था बना दी गई है। कांग्रेस क्यों बनाई गई इसके बारे में चर्चा मैं आपसे इतिहास में करूंगा कि लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे, उनके दिमाग की उपज थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक चाल थी। चाल इस तरह से थी कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को डर था कि दोबारा कभी ऐसा ना हो कि भारत में फिर कोई विद्रोह भड़क उठे। तो अंग्रेज़ों ने एक ऐसी संस्था का निर्माण कराना चाहा जिस संस्था में होंगे तो भारतीय लोग, लेकिन अंग्रेज़ उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, या अंग्रेज़ उनको एक तरह से उनकी आवा भगत करेंगे तो वो अंग्रेज़ों की भाषा बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी है और वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो जनता की आवाज़ तो वैसे भी दब जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना की गई। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसरॉय थे और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। भारतीय इतिहास की जब बात करेंगे तब इसको बहुत कायदे से समझेंगे, लेकिन चूंकि अभी हमें बात करनी है भारत परिषद अधिनियम 1892 की, तो ये समझना जरूरी है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के आने से पहले इन द ईयर 1885 कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। किसने किया? एक रिटायर्ड ICS अधिकारी AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन कांग्रेस का होना था पुणे में, लेकिन हुआ बम्बई में। बम्बई में होने का रीज़न ये था कि पुणे में उस समय प्लेग फैल गई थी और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी साहब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला अधिवेशन 1886 में होता है। इसके अध्यक्ष बनेंगे आपके दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगले अध्यक्ष 1887 बनेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। टोटल तीसरे अध्यक्ष थे 1887 में। और 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो बने आपके जॉर्ज यूले, जो कि पहले यूरोपीय थे या कह सकते हैं पहले क्रिश्चियन थे, जॉर्ज यूले। तो पहले 4 अधिवेशन कांग्रेस के हो चुके हैं और कांग्रेस के अंदर से अब ये बात निकल के आ रही है कि किसी तरह सरकार पर दबाव बनाया जाए कि सरकार में भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, सरकार को भारत के लोगों को सरकार में शामिल किया जाए। तो इतना आपने समझा। 1873 का अधिनियम जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसके बाद 3 अधिवेशन और होंगे। 1889 में होगा, एक 1890 में होगा और 1891 में होगा। इनके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे खास बात क्या होगी कि इन तीनों अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की, कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि जो सरकार चल रही है, सरकार केंद्र में यानी कि कलकत्ता की सरकार, वायसराय कहाँ बैठता है? कलकत्ता में, बंगाल में। पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल उसमें बंगाल था। पश्चिम बंगाल का अस्तित्व 1905 में आया, बात करेंगे जब बंगाल का विभाजन किया गया है। तो केंद्र सरकार कलकत्ता में थी, जहाँ कौन बैठता था? वायसरॉय, ठीक है ना। और दूसरी सरकार राज्य में थी, राज्य में कौन बैठता था? गवर्नर, हर राज्य का गवर्नर हुआ करता था। तो वायसरॉय की अपनी परिषद थी, बता चुका हूँ मैं आपको कि वायसरॉय को शासन के कार्यों में हेल्प करने के लिए एक परिषद थी। लॉर्ड कैनिंग ने अपनी परिषद के सदस्यों को डिपार्टमेंट बांटे थे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई थी, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा राज्य में गवर्नर थे तो इनकी भी अपनी परिषद हुआ करती थी और ये राज्य में गवर्नर को शासन के कार्यों में हेल्प किया करते थे। तो अब आपने समझा कि सरकार किस तरह से थी। टोटल एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसका हेड वायसरॉय था और एक बंदा और था भारत सचिव, जो लॉर्ड स्टैनले थे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मेन भारत वायसरॉय था। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो कलकत्ता में थी, उसके अलावा राज्यों में गवर्नर हुआ करते थे जिनकी अपनी परिषद होती थी। तो कांग्रेस ने इन तीनों अधिवेशन में यह डिमांड की कि वायसरॉय की परिषद में और राज्यों में गवर्नर की परिषद में, यानी कि केंद्रीय परिषद, वायसरॉय की परिषद क्या कहलाएगी? केंद्रीय परिषद। और प्रांतीय परिषद, प्रांत में जो गवर्नर की परिषद है वो क्या कहलाएगी? प्रांतीय परिषद। इनमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, इनमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि
अब कांग्रेस चाहती थी कि शासन में भारत के लोग शामिल हों, कानून बनाने की प्रक्रिया में तो भारत के लोगों को पहले भी शामिल किया जा चुका था, 1861 के अधिनियम से मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ इनकी कोशिश थी कि सरकार जो अंग्रेज चला रहे हैं उसमें भारत के लोगों को शामिल किया जाए। तो कांग्रेस के इन 3 अधिवेशनों के आधार पर, इन तीनों अधिवेशनों में कांग्रेस ने जो डिमांड क्या थी कि केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में भारत के लोगों को शामिल किया जाए। तो इन तीनों अधिवेशनों में कांग्रेस की डिमांड के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। परिषद अधिनियम आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड यही थी कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में भारत के लोगों को शामिल किया जाए। तो अब देखिएगा लाइन क्या लिखी हुई है आपके सामने। भारत परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं INC के 1889, 1890, 1891 यानी कि 1889, 1890 एंड 1891 के 3 कंसेक्यूटिव जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इनकी, इसमें जो स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर बनाया गया था कि कांग्रेस के लोगों ने जो प्रस्ताव हर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किए थे। कांग्रेस का जब भी अधिवेशन होता है या किसी भी पार्टी का अधिवेशन होता है या उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था तो कांग्रेस के सदस्य कोई ना कोई प्रस्ताव रखते थे कि ऐसा किया जाना चाहिए, और अगर वो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता था तो वो प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाता था। तो यही प्रक्रिया थी कि इन तीनों अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पारित हुए उसके आधार पर यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में क्या किया, इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय परिषद वायसराय की परिषद और प्रांतीय परिषद कौन सी, गवर्नर की परिषद जो हर प्रांत का गवर्नर है, प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाया जाना था। कि एक्स्ट्रा इसमें कौन से गैर सरकारी सदस्य, कि जो वायसराय की परिषद है और जो प्रांतों में गवर्नर की परिषद है उसमें गैर सरकारी मेंबर्स को बढ़ाया जाए। गैर सरकारी मेंबर्स कौन होंगे, वो इंडियंस होंगे, और जिससे कि सरकार चलाने में और कानून बनाने में भारतीयों का थोड़ा सा ज़्यादा योगदान है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है ना। इस अधिनियम ने, किसने, भारत परिषद अधिनियम 1892 ने यह एक प्रावधान किया, यह व्यवस्था की कि जो केंद्रीय विधान परिषद है यानी कि जो वायसराय की परिषद है उसमें कम से कम 10 और मैक्सिमम 11 मेंबर आप बढ़ा सकते हो। निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की विशेषता थी, याद रखना। निर्वाचन पद्धति क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जो गैर सरकारी मेंबर्स इन परिषदों में आएंगे, गैर सरकारी मेंबर्स इन परिषदों में जब शामिल किए जाएंगे, चाहे वो वायसराय की परिषद में चाहे वो राज्यों में गवर्नर की परिषद में शामिल किए जाएंगे, तो उनके लिए निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, इनडायरेक्ट। जनता वोट नहीं करेगी लेकिन और लोगों के वोटों के माध्यम से जो विभिन्न पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो नॉमिनेट करेंगे कि ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो हर एक बंदा कह देगा कि मुझे सरकार में शामिल कर लो, मुझे वायसराय की परिषद में शामिल कर लो या मुझे गवर्नर की परिषद में शामिल कर लो। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि सेंट्रल जो काउंसिल थी, इसकी विधान परिषद थी केंद्रीय वाली, उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर्स आप बढ़ा सकते हैं। राज्यों में संख्या निर्धारित नहीं थी, है ना। राज्यों की जो गवर्नर की परिषद थी उसमें ये निश्चित नहीं था कि इतने, कम से कम इतने या मैक्सिमम इतने, वहाँ हर राज्य के हिसाब से अलग मैटर था। लेकिन सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें ये कर दिया गया था इस अधिनियम ने कि मिनिमम 10 बढ़ा सकते हो और मैक्सिमम 16 बढ़ा सकते हो। और इन सदस्यों को शामिल करने के लिए निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया कि निर्वाचन पद्धति के द्वारा, अब देखिएगा अगला पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सारे सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। यानी कि वायसराय की परिषद यानी कि केंद्रीय परिषद और राज्यों में गवर्नर की परिषद यानी कि प्रांतीय परिषद में जो लोग शामिल होंगे उनके लिए सीमित आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव शामिल किया गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो लोग उसमें शामिल होंगे, जनता वोट अभी नहीं करेगी। तो ध्यान रखने का, लेकिन इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। चुनाव शब्द का कोई प्रयोग, ये प्रक्रिया बता दी गई कि इन लोगों को इस परिषद में, चाहे वो प्रांत की परिषद हो चाहे सेंट्रल की हो, ऐसे शामिल किया जाएगा, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। एक बड़ी बात और हो गई कि परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति और आर्थिक नीति की समीक्षा। अब देखिएगा, जो भी परिषद है, चाहे वो वायसराय की परिषद है चाहे वो राज्यों में गवर्नर की परिषद है, इन परिषद के मेंबर पे काय के लिए, बजट पर बहस करने की। कौन से मेंबर, इन दोनों की जो परिषदें हैं,
इन दोनों की परिषद वायसराय की सेंट्रल में है और गवर्नर की हर राज्य में है। इनकी अपनी अपनी परिषदें हैं। वायसराय की परिषद केंद्रीय परिषद और गवर्नर की परिषद प्रांतीय परिषद। इन परिषद में जो भारतीय सदस्य हैं, जितने भी भारतीय सदस्य हैं, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि जो बजट बनाया जाएगा इस पर आप बहस कर सकते हैं। बजट पर आप बहस कर सकते हैं। बजट पर बहस करने का बेनिफिट क्या है? बजट होता क्या है कि सरकार आने वाले साल का बताती है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इतना पैसा इस एरिया में खर्च करेंगे, इतना पैसा स्वास्थ्य पे, इतना पैसा शिक्षा पर। ये होता है ना बजट में कि इस क्षेत्र के इतना पैसा दिया गया है। तो भारत के जो मेंबर थे, इंडियन मेंबर्स जो वायसरॉय की और गवर्नर की परिषदों में थे, वो बजट पर बहस कर सकते थे कि भाई इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सरकार की आर्थिक नीति की, सरकार की क्या, जो अंग्रेज़ों की सरकार आर्थिक नीति जो भारत में जो अप्लाई कर रही है, जो आर्थिक कानून या आर्थिक तौर तरीके अपना रही है, उसकी समीक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत में बजट की व्यवस्था 1860 में प्रारंभ कर दी गई थी। 1860 में बजट का प्रारंभ भारत में हो गया था और यहाँ पे 1892 के अधिनियम के द्वारा परिषद के भारतीय मेंबर्स को बजट पर बहस करने की सुविधा, मतलब अधिकार दिया गया और सरकार की आर्थिक नीति की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया। तो आपने देखा 1873 का अधिनियम, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। इसके अलावा शाही उपाधि अधिनियम 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। और तीसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो कांग्रेस के 1889, 1890 और 1891 इन 3 अधिवेशनों में मांगी गई जो मांगें थी उनके आधार पर तैयार किया गया। मांग क्या थी कि वायसरॉय की परिषद में और प्रांतीय परिषद में क्या किया जाए, गैर सरकारी मेंबर्स या इंडियंस को शामिल किया जाए। तो ये प्रावधान किया गया कि सेंट्रल जो परिषद है, वायसरॉय की परिषद में मिनिमम 10 मैक्सिमम 16 मेंबर आप शामिल कर सकते हो और प्रांतीय परिषदों में संख्या निश्चित नहीं थी। इन मेंबर्स को शामिल किया गया एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। इसके अलावा परिषद के मेंबर्स को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और सरकार की आर्थिक नीति की समीक्षा का अधिकार दिया गया। हालांकि बजट शब्द, बजट की शुरुआत भारत में 1860 में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन तब तक इस अधिनियम के आने से पहले तक भारत के लोगों को जो वायसरॉय की परिषद में या गवर्नर की परिषद में शामिल थे, उनको इस पर बहस करने या उनकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं था। अब वो अधिकार भी प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ ये तीनों अधिनियम आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।